सर हमारे लैब में सबसे जबरदस्त मशीन बनी है और ये मशीन हम लोग डेवलप किए हैं। इस मशीन का नाम है पैकेज मशीन। ये जो बाहर गल्फ में बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा पोजीशन में ये मशीन मिलती है, इसको हम थोड़ा सा नॉलेज ये दे रहे हैं। ये पैकेज मशीन एयरकूल पैकेज है, ये पैकेज का वन टाइप है। और ये जो बॉक्स का आपको जो देख रहे हैं इसमें 3 कंपार्टमेंट है। सबसे बॉटम कंपार्टमेंट में डबल कंप्रेसर लगा हुआ, डबल सर्किट डबल रेफ्रिजरेशन वाली साइड मशीन है। ये पैकेज मशीन जो है स्क्रॉल कंप्रेसर 5.5 से 5.5 टन का हमारा कंप्रेसर है। 11 टन की पूरे कंप्लीट मशीन है। और ये जो फ्रंट बीच में देख रहे हैं मिडिल में 2 कंप्रेसर के जो पाइप देख रहे हैं डबल एक्सपेंशन भाग से चल रही है। डबल सर्किट डबल रेफ्रिजरेशन होने के कारण एवापोरेटर एक ही में 50-50% है। लेकिन ये टेक्नीशियन और जो कारीगर है जो काम करने जाते हैं उसको समझ में आता है कि ये 50-50% दो एवापोरेटर में 2 कूलिंग कैपेसिटी का कंट्रोल है। उसके बाद टॉप में देख रहे हैं एयर ब्लोअर है और ये जो मूवमेंट कर रही है एयर सर्कुलेशन के लिए CFM, इसमें 4400 CFM है। और ये जो फैन मोटर देख रहे हैं आई बेल्ट से चलती है। ये बेल्ट से ये चैनल लगा हुआ है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो चैनल को बाहर करके मोटर को आप आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं, वायरिंग चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इस ब्लोअर में हमारा जो घूमती है तो उसका साउंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर साउंड होती है तो मूवमेंट पूरे डक से जाती है। ये डक जो है हमारा ये कैपेसिटी के हिसाब से 4400 CFM को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 11 टन का हम इससे एयर बैलेंसिंग करते हैं। ये ब्लैक वाला फ्लेक्सिबल डक है। इसका सप्लाई और रिटर्न एयर खुद बनाती है। ये रिटर्न एयर खुद यहाँ पर ग्रिल लगेगी और ये खुद गियर बना लेगी। थोड़ी सी पोजीशन चेंज है कि थोड़ा सा ये एक कंप्रेसर का ये आउटडोर में फैन मोटर और कंडेंसर है। ये कंडेंसेशन करने के लिए वो बाहर लगाई जाती है। इसको हम लोग एक ही जगह इसलिए रखें कि यहाँ हमारा बेसिक ट्रेनिंग है और प्रोसेस हमारा ट्रेनिंग का, इसलिए हम यहाँ चला के और 2 हमारा रनिंग मशीन है। एक कंप्रेसर का ये आउटडोर है और दूसरा कंप्रेसर का ये है। इसमें लीडिंग और सपोर्टिंग कंप्रेसर, पहले लीडिंग चलती है फिर सपोर्टिंग चलती है। ये कंडेंसर कंडेंसेशन करेगी, इसमें हीट को बाहर निकालेगी और उधर से वो निकालेगी। ये पूरी मशीन कंप्लीट है। और ये हमारा R22 का गैस लगी हुई है। इसमें डबल फिल्टर है और इसमें जो पाइपलाइन देख रहे हैं ये पाइपलाइन हमारा ये हॉट लाइन है। और ये जो देख रहे हैं आप कंट्रोल बॉक्स है। कंट्रोल बॉक्स हमारा किसी भी पूरा लीड करती है। कंट्रोल बोर्ड से हमारे पूरे मशीन को चलती है, डेवलप करती है। सबसे पहले जब स्टार्ट मशीन होती है तो इस कंट्रोल बोर्ड में हमारा इंडोर का जो फैन सेक्शन है, फैन ब्लोअर सेक्शन, वो चालू हो जाती है और एयर को डिस्ट्रीब्यूट करती है चारों तरफ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारा कंप्रेसर जब चालू होती है तो कंप्रेसर 1 जब चलती है तो फिर कंप्रेसर 1 चलने के बाद फिर दूसरा कंप्रेसर चलती है तो पूरी तरह से कूलिंग परफॉर्मेंस बढ़ने लगती है। जब कूलिंग पूरी आने लगती है तो हमारा लीडिंग रेगुलर चलती है और सपोर्टिंग हमारा बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये कंप्रेसर का हमारा बहुत अच्छे ढंग से मेंटेनेंस कर सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट को इसको पहले समझना है कि मशीन आखिर है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सब वाल लगे हुए हैं, यहाँ से हम गैस भी चार्ज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट को भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर किसी तरह की लीकेज होती है तो हम इससे फाइंडिंग करते हैं नाइट्रोजन प्रेशर से लीक फाइंड आउट करके हेलाइट टॉर्च से हम लीक फाइंड आउट करके उस लीक को बंद करने के बाद, उस लीक को क्लोज करने के बाद नाइट्रोजन प्रेशर से फ्लशिंग करेंगे, वैक्यूम करना पड़ता है। करने के बाद हम इसको कंप्रेसर को गैस चार्ज करेंगे। और इसमें इस कंप्रेसर में सेफ्टी वाल्व लगे हुए हैं जो बहुत काम करती है। हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच। हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर को ये काम होता है कि अगर किसी तरह से ये मशीन रनिंग पोजीशन में अगर गैस लीकेज हो जाती है तो हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच वो कंप्रेसर को बंद कर देगी। कंडक्टर को डेवलपमेंट बंद करने के हमारा कंप्रेसर सेफ हो जाती है, कंप्रेसर बच जाती है। तो HVAC पार्ट में या HVAC मशीनों में हमारा 3 दिन से स्टार्ट हो जाती है HPA और LP। HP लेती है, LP बाहर निकालती है तो LP बाहर नहीं लगेगा। इसी तरह से प्रेशर अगर कम होगा, रिड्यूज होगा, फौरन वो लीड करेगी, नहीं लीड करके बंद कर देगी। कंप्रेसर को सेफ्टी बनाना है क्योंकि कंप्रेसर का महंगी पार्ट है हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में। रेफ्रिजरेशन साइकिल महंगी पार्ट है, इसलिए कंपनी 7 साल की गारंटी देती है, रिप्लेसमेंट गारंटी। इसको बचाने के लिए साधन नहीं है। HP और LC हमें कभी भी हम अगर ऐसा सिचुएशन में अगर वो खराब हो जाती है, आप लोग अगर डेवलप नहीं करते लीकेज हो जाती है तो हमें इससे मेरे फॉल्ट मान के इसमें हम 24 आवर्स टाइम लेकर इसको काम करनी पड़ती है। हम इस मशीनों को बहुत अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा टेक्नीशियन के लिए और हमारा AC डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज
एडवांटेज है कि अगर मान लीजिए डबल सर्किट वाले एक सर्किट प्रॉब्लम आ जाती है, एक रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसको बंद करके हम आराम से एक रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम चला सकते हैं, जो कूलिंग परफॉर्मेंस 50% हो जाती है। तो बहुत हद तक इसको हम सेटिंग करने के लिए, टाइम करने के लिए टाइमिंग हमें मिल जाता है, लेकिन हमें इसका एक चीज हमको बराबर इसका अरेंज करना पड़ता है कि जो ब्लोअर जो है वो सेक्शन एक होती है और जो मोटर और बेयरिंग और बेल्ट ये एक ही होता है। इसका हमको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये डैमेज हो जाती है तो हमें सडनली इसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। अगर ये डैमेज नहीं हो गया तो हम फिर पूरी मशीन का डैमेज हो जाएगी, पूरी मशीन बेकार हो जाएगी। तो हम इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इसका हम पूरा कंफर्मेशन रख करके हमारे अपने सीनियर से इसे जो जो चीज़ है इसका हम अरेंज करके रखेंगे। लेकिन इसके बाद से जो भी है आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल सर्किट डबल रेफ्रिजरेशन साइकिल होने के कारण हम एक रेफ्रिजरेशन साइकिल को आराम से चला सकते हैं। इसमें डबल एक्सपेंसिव वाल्व है, ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव वाल्व है, इसे कुछ नहीं करना, सिर्फ मेंटेनेंस करना। ये बॉक्स आप जो देख रहे हैं चारों तरफ से खुलती है और इसको आराम से सर्विस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस कर सकते हैं। और इसका मेन फंक्शन चेक करके सीएफएम चेक करने के लिए बेल्ट का टेंशन देखना जरूरी होता है। बेल्ट टेंशन देंगे तो सीएफएम आपका कम नहीं होगा। और एयर फिल्टर को टाइम टू टाइम हमको क्लीन करना है, इवेपोरेटर की पोजीशन और सप्लाई एयर। और बाकी हम टेम्परेचर हम देखेंगे, कंप्रेसर गैस लेवल चेक करते रहेंगे और इसकी सर्किल कैसी बन रही है, अब कितनी हीट निकल रही है। अगर इसमें अगर सीएफएम कम होती है तो हम इसको फौरन सीएफएम चेक करना है, वरना ट्रिप मार देती है, रेफ्रिजरेशन साइकिल इससे बंद हो जाती है। कभी कभी ऐसा मिलेगा एक कंप्रेसर चल रही है, एक नहीं चल रही, तो फौरन आप उसको देखिए और देख करके आप इसको सडनली मेंटेनेंस कीजिए और उसको चेक कीजिए, चलाने की कोशिश कीजिए। और इसको चलाने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसको आपको समझ मिल जाएगा। और ये दोनों कंडेंसेटिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर कंडेंसेटिंग अच्छी होगी तो रेफ्रिजरेशन साइकिल अच्छी बनेगी, रेफ्रिजरेशन साइकिल अच्छी से बनेगी तो इवेपोरेटर का टेम्परेचर अच्छी होगी, इवेपोरेटर का टेम्परेचर अगर बढ़िया होगा, अच्छी होगी, तो आपका सीएफएम जो बाहर निकलेगी रूम का टेम्परेचर बिल्कुल रिड्यूस होगी। रूम का टेम्परेचर रिड्यूस होगी तो आप आराम से उसका टेम्परेचर आप रीडिंग लेकर के अपने ऑफिस में सीनियर से आप दिखा सकते हैं कि ये टेम्परेचर निकल रही मशीन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको रेडी करना है, रेडी कुछ कीजिए मत कीजिए, लेकिन इसका फैन मोटर, ब्लोअर मोटर का आपको पूरा इंतजाम करके रखना है, ताकि इससे कुछ प्रॉब्लम आए तो फौरन आप इससे सडनली मेंटेनेंस कर सकें। बाकी इसमें सारी चीज डबल सर्किट है, इसलिए 11 टन की मशीन है, 550 का कंप्रेसर है। ये अगर प्रॉब्लम आता तो कम से कम आधा तो चला सकते हैं। ये कूलिंग परफॉर्मेंस 50% हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास समय मिल जाएगा और उस समय से आप डेवलप करके इसको चला सकते हैं। और चला करके आप उसको रिपेयर करके दोपहर फिर दोनों चला सकते हैं। तो जब 100% आप इसकी रेफ्रिजरेटर साइकिल दोनों चलेगी तो पूरी तरह से 100% रिड्यूस करेगी टेम्परेचर, तो फिर आप आराम से इसका कंपनी को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जस्ट लाइक पैकेट मशीन के हम कंट्रोल बोर्ड में है, जो कंट्रोल बोर्ड पूरे एक सिस्टम बनी हुई है जिसमें मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगा हुआ, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2, और ये जो देख रहे हैं इवेपोरेटर का फैन मोटर का कंटेक्टर है। ये जो नीचे देख रहे हैं पूरे पावर सप्लाई है, और ये मैनुअली स्विच है, ये रिले है, और ये सर्किट से चलती है। ये सबसे पहले डेवलप करती है, जैसे मशीन चलती है तो इंडोर फैन मोटर चलती है। इंडोर फैन मोटर वाला कंप्रेसर 1 चलेगी, फिर कंप्रेसर 2 चलेगी। अगर लोड मिलेगा तो दोनों चलेगी, अगर लोड कम होगा तो एक चलेगी। लेकिन अगर और भी लोड कम हो जाएगा तो दोनों कंप्रेसर बंद हो जाएगा, इसमें फैन मोटर फैन की सर्कुलेशन होगी। तो ये पूरा कंट्रोल पूरा सिस्टम है। और यहाँ से जो लीड कर रही है ये पावर सप्लाई 3 फेज आई हुई है, 3 फेज के यहाँ कनेक्शन, लाइन 1 लाइन 2 और न्यूट्रल, ये जब हमें मिल जाती है तो आराम से हर तरह के कंप्रेसर, जो वहाँ से 2 कंप्रेसर का 2-2 3-3 और हर चीज जो है 3 फेज से चल रही है। 3 फेज से चलने से 3 फेज का इंडोर भी है, आउटडोर जो ये मोटर देख रहे हैं ये भी 3 फेज का कनेक्शन है। और जो 2-3 वायर जो देख रहे हैं वो वहाँ से 3 फेज का तीनों का कंप्रेसर है, एलपी और एचपी का और थर्मोस्टेट का। इतने वायर और बाहर से इसको इंक्लूडिंग करना पड़ता है। बाकी ये पूरा सिस्टम है, अभी हम ऑपरेटिंग करके बताते हैं। जब इसको चलाते हैं तो सबसे पहले चलाने से पहले हमें थोड़ा फ्रेशर में जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेशर जाने से इसकी मॉइस्चर और जो अंदर से जो लीड करती है, जो पावर सप्लाई दे देगी, वो बराबर निकलेगी। तो ये हम थोड़ा सा इसको फ्रेश कर देते हैं। फ्रेश करने से ये सर्किट को डेवलप होता है। और इसको हम जैसे चलाते हैं
काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है। आज पूरी तरह से चालू है। हमारा लोडर चलती है, दोनों सर्किट भी चला सकते हैं। एक सर्किट में बहुत अच्छा मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसका हार्नेस पॉइंट है, टाइम टू टाइम हम क्लीन करते हैं और कंडक्टर को मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जैसे वायर जो देख रहे हैं, वायर की क्लिपिंग और क्लिप करने वायर जो है, हम अगर जरा सी रस्ती आती है तो उसको हम चेंज करते हैं। रिले की पोजिशन और सर्किट का पोजिशन, ये प्रेशर हमें हर थोड़ी देर में देने पड़ते हैं। और अगर मान लीजिए कंप्रेसर उल्टा चलने लगती है तो फैसिलिटी है, हम इसको सीधा करके चलाते हैं। ये पूरा कंट्रोल बोर्ड है, पैकिंग ये बड़े अच्छे से बड़े आराम से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट ये बहुत अच्छे से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा यूएई कंट्री में, गल्फ में, सऊदी में ये मशीन मिलती है। ये मशीन जगह शारजा चले जाइए, वहाँ अल फैसल मस्जिद है, वहाँ पूरी भरी पड़ी हुई मशीन है, तो वहाँ पे भी आपको बड़ा आसान से इसको मेंटेनेंस करने में बहुत आसान है कि टेक्नीशियन यहाँ नीचे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। ये हैवी मशीन है, हैवी इक्विपमेंट होने के कारण ये किसी जगह आपको इधर उधर ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये यहाँ बैठ के आराम से मेंटेनेंस कर सकते हैं। और ये सप्लाई जो देख रहे हैं, सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा हर जगह इसको सप्लाई देना पड़ेगा। और ग्रिल या डिफ्यूजर इसमें लगेगी और इसको हम एयर बैलेंसिंग करेंगे। इसमें 3 चीज लग सकती है, AAV ऑटोमेटिक एयर वेंट लगेगी, या फिर VCD लगेगी, या स्पीटर डंपर लगेगा। हम एयर को बैलेंसिंग करेंगे, और ये एयर बैलेंसिंग हम टाइम टू टाइम करना ही पड़ता है। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, कहीं कम करना है, कहीं ज़्यादा करना है, तो इससे हम डंपर से आराम से कर सकते हैं। और ये सप्लाई एयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयर बैलेंसिंग करना है, यही HVAC का पार्ट है। और ये HVAC का पार्ट इसमें हमें हर टाइम ये CFM को देखते रहना, CFM बराबर निकलेगी, और जैसे जैसे मशीन चलेगी तो CFM कम होगा, CFM कम होगा तो CFM मेंटेन करने के लिए एयर फिल्टर, एवापोरेटर और ये एयर की जो सर्कुलेशन है इसको देखना पड़ेगा। इसके अगर बराबर CFM निकलती है तो आपकी कूलिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल बराबर रहेगी। CFM का कम होना और CFM का कम होना, कूलिंग का कम होना, टेम्परेचर का कम होना, तो ये टेक्नीशियन को बहुत अच्छी तरह से उद्देश्य होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि CFM बराबर रहेगी। तो हमारा CFM जब बराबर रहेगी तभी हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होगी, टेम्परेचर कम होगी, रूम टेम्परेचर निकलेगी। तो सबसे पहले हम HVAC के बारे में जानेंगे, और HVAC रूम आने के बाद ही HVAC डेवलप करेंगे, और डेवलपिंग करके हम उसके पूरी तरह से आउटपुट लेंगे। आउटपुट टेम्परेचर जो हमारा लिविंग ग्रिल टेम्परेचर भी देखना है, और हमें CFM का टेम्परेचर भी देखना है। तो CFM टेम्परेचर तभी बराबर रहेगी जब रेफ्रिजरेटर साइकिल चलेगी तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा कूलिंग परफॉर्मेंस आना। कूलिंग परफॉर्मेंस आने का एक मकसद यही है कि रेफ्रिजरेटर साइकिल चलना। इस मशीन में डबल कंप्रेसर, डबल सर्किट वाले में बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें अगर किसी तरह टाइम टू टाइम अगर एक भी चलाते हैं तो 50% कूलिंग आती है, तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन दोबारा अगर दोनों चलती है तो ज़बरदस्त किस्म का 100% जैसे कूलिंग परफॉर्मेंस आने लगती है, फिर तो आपको टेम्परेचर बहुत जल्द रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा होता है कि 2 कंप्रेसर, 2 साइकिल वाला, 2 रेफ्रिजरेटर साइकिल, 2 सर्किट वाले हम लोगों के लिए, टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छा होता है, इंजीनियर सुपरवाइजर के लिए बहुत अच्छा होता है। दबाव नहीं पड़ती है, हम लोग कभी कभी इससे हम मेंटेनेंस करने के लिए आराम से कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सीखे हैं आप लोग, सीखिए और इससे हम और अच्छी तरह से बताएंगे।